हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू माय चैनल जनरल ज्ञान। दिस इज हेमंत पुरी। तो देखो, जनरल स्टडी के लिए वन लाइनर का बुक है महेश कुमार बर्नवाल का। इस वीडियो में हम लोग इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो शुरू करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि जो ये वन लाइनर का बुक है महेश कुमार बर्नवाल का, इसका ऑलरेडी मैं बुक का रिव्यू कर चुका हूँ। ठीक है, इसमें सारे इसका सिलेबस जो भी है, इसमें जितने भी कंटेंट्स हैं, सब पे बात कर चुका हूँ। अगर आपको देखना है ये रिव्यू तो आप जाके देख सकते हो, मेरे ही चैनल में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके इसे देख सकते हो। वहाँ से आपको एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग इस बुक में क्या क्या कवर करने वाले हैं और कैसे कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलो, इस वीडियो का शुरुआत हम लोग एक मोटिवेशनल कोट से करते हैं। कोट क्या है कि डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। देखो, बहुत लोग बैठ के इंतजार करते रहते हैं ना, चलो एग्जाम का जब शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम का जब ह्यूज प्रेशर आएगा तब से बैठ के तैयारी करना शुरू करेंगे, रिवीजन करना शुरू करेंगे, ठीक है, या फिर अपने नॉलेज को फिर से मतलब रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो, एक्चुअली में ना टाइम सही वाला कभी आता नहीं है, टाइम को सही ना बनाना पड़ता है। तो बेसिकली क्या है कि इंतजार मत करिए, सही समय कभी आता नहीं है। ठीक है, इट इज़ द राइट टाइम एंड मेक इट राइट। तो चलिए हम लोग इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करते हैं विथ गुड विशेस एंड आई होप यू विल इंजॉय एंड लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम दिस वीडियो पर्टिकुलरली। और आपको इसमें देखो रिवीजन करने का बेस्ट आई कैन से कि दिस इज द बेस्ट मीडियम। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, देखो जैसे इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर मैंने क्या बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के जितने भी पर्टिकुलरली क्वेश्चन हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन, देखो अब कोई क्वेश्चन बनाने का कोई वो और अंत नहीं है। ठीक है, कहीं से भी बनाया जा सकता है। अब देखो, जैसे पर्टिकुलरली आप सीएससी एग्जाम की बात करो, यूपीएससी का मैक्सिमम जो भी एग्जाम्स है उसका बात करो, उसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पीसीएस एग्जामिनेशन है, इसमें भी इसमें क्या होता है, ज़्यादातर पीसीएस में वन लाइनर होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आप जस्ट क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो, ऐसा होता है। लेकिन कुछ इवन के पीसीएस कुछ एग्जामिनेशन हैं, इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाता है। अब स्टेटमेंट का क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर सकते हो जब आपका वन लाइनर पे बेहतर कमांड है। ठीक है, आपका कंसेप्ट का क्लैरिटी है। ठीक है, तो देखो ये एक और जो भी पर्टिकुलरली जो दूसरे एग्जामिनेशन हैं उसमें तो फिर वन लाइनर इज द बेस्ट मीडियम। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से मैं आपका क्वेश्चंस पूछूंगा, आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, अगर आपको याद है तो आप वीडियो पॉज करके उसको कमेंट में लिख सकते हो, अदरवाइज आप जस्ट दिमाग में सोचो। ठीक है, इससे देखो दो फायदा है, अगर आपको आता है, ठीक है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, लेट्स से कि आपको नहीं आता है, तो आपको आने लगेगा। तो दोनों तरीके से देखा जाए तो फायदेमंद है। तो मैं पहले भी बता दिया हूँ, जनरली मैं क्या करूँगा, आपके सामने क्वेश्चंस ले आऊँगा। ठीक है, ऐसे, और आपको क्या करना है, मैं अगर आप चाहोगे तो मैं 1 सेकंड के लिए वीडियो को मतलब 1 सेकंड का वक्त दूंगा, आप वीडियो को उतना देर में पॉज करके आप आंसर कमेंट में राइट कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली दिमाग में मेमोराइज कर सकते हो, फिर मैं आंसर बताऊँगा। ठीक है, और देखो पॉलिटी में बेसिकली ज़्यादा चैप्टर्स हैं नहीं। ठीक है, इवन के जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स को मैं इसमें कवर करूंगा वन बाय वन। ठीक है, तो आप चाहे तो आप अपना नोट्स भी बना सकते हो, अगर आपके पास लगता है कि आपके पास इनफ टाइम है। ठीक है, तो आप नोट्स भी बना सकते हो। इससे होगा क्या कि आप रिवीजन कर, देखो पीडीएफ से पर्सनली मैं बताता हूँ आपको, पीडीएफ से ज़्यादा पढ़ाई होता है नहीं। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पीडीएफ बस एक कर सकते हो, क्योंकि देखो इससे जनरली याद उतना रहता नहीं। आपका लिखा हुआ जो आपके हैंड राइटिंग में होगा ना, वो दिमाग पे ज़्यादा हिट करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप अपने हैंड राइटिंग में अपना नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज आपके पास अगर टाइम की कमी है तो आप जनरली क्या कर सकते हो, यहाँ रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, वीडियो तो पढ़ा ही रहेगा। चलो, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। देखो, एज पर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट, बताओ 1773 के एक्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? तो ये कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? कोलकाता में। कितने में? 1774 में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है, विच एक्ट इंटाइटल्ड इंडियंस टू बी द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट कौन से एक्ट ने बनाया था इंडियंस को? तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1883। अब क्या है, विच एक्ट अलाउड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू डिस्कस बजट एंड आस्क क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव। तो कौन सा एक्ट ने अलाउ करा था लेजिस्लेटिव काउंसिल को कि बजट को डिस्कस कर सकते हो और क्वेश्चंस को आस्क कर सकते हो? तो ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब बताओ, विच एक्ट मेड इंडियन लेजिस्लेशन बाई कैमरल, द्विसदनात्मक व्यवस्था कौन सा एक्ट बना दी थी? तो ये कौन सा एक्ट करा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस वाज ओरिजिनली इंस्पायर्ड फ्रॉम विच एक्ट। प्रेसिडेंट का जो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर था, कौन से एक्ट से इंस्पायर्ड है? तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डायआर्की सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच एक्ट। डायआर्की सिस्टम को कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस करा गया था? तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच एक्ट प्रोपोज द प्रोविजन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा, कौन सा एक्ट फेडरल गवर्नमेंट का प्रोविजन था उसको प्रोपोज करा था। तो ये भी किस में हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एक्ट प्रोविजनड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन के इस्टेब्लिशमेंट का प्रोविजन कौन से एक्ट में पारित हुआ था। तो ये भी किस में हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। किस में हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो तो आज हम लोग देखते हैं ना कि जो डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस पे बेस्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे है। ठीक है, तो पावर्स का डिवीजन है जो सेंटर और स्टेट के बीच, ये भी किस पे बेस्ड है, ये भी 1935 के एक्ट पे बेस्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन बाई इंडिया, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज प्रोपोज्ड बाई, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंसेप्ट था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा होना था, ये किसके द्वारा प्रोपोज किया गया था, तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा हुआ था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ, किस प्रोविजन के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तो ये था कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें, ठीक है, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे कब से होता है, तो सबसे पहले 1773 में देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। देखो ये रेगुलेटिंग एक्ट आ क्यों रहा है, तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आ रहा है। क्यों, क्योंकि कंपनी खुद से फंक्शन बढ़िया से कर नहीं पा रही थी। ठीक है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट ले आना शुरू किया था। तो सबसे पहले कब से, और इसी से हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो इन सबसे कुछ ना कुछ लेंगे। मतलब देखो ना, यहाँ तक फाइनली जो 1947 तक है हमारा, यहाँ तक पहुँचने में यहाँ से ना शुरुआत हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको इवोल्यूशन कहते हैं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इन सबको पढ़ना होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 1773 में क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1793 में आता है चार्टर एक्ट। ठीक है, देखो ये यहाँ समझो 1773 के 20 साल बाद, ठीक है, हर 20 साल बाद एक नया एक्ट आते दिखेगा। ठीक है, एक पिट्स इंडिया एक्ट बीच में आ गया था, 10 ही साल बाद आ गया था, 11 साल बाद। तो ठीक है, अगर पिट्स इंडिया एक्ट को हटा दो तो देखो 1773 से 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853, इसके बाद 1857 में क्या होगा, फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें उसके बाद क्या होगा, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसका पूरा पूरा बंडाधार लग जाएगा, इसको ब्रिटिश क्राउन ओवरटेक कर लेगी। ठीक है, उसके बाद 1858 में आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, फिर 1861 में आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर 1892 में आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट, फिर 1909 में आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, उसके बाद 1919 में आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर 1935 में आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, उसके बाद फाइनली 1947 में क्या जाएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो यहाँ नोटिस करना, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी है तब तक वो अपना भी कर रही है और ब्रिटिश पार्लियामेंट इनको कंट्रोल करने के लिए क्या ले रही है, चार्टर एक्ट ले आ रही है। जब फाइनली ब्रिटिश क्राउन ओवरटेक कर लेता है इसको तो क्या ले आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो उसके बाद काउंसिल एक्ट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 1858 में पहली बार आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और इसके बाद एक ही बाद आएगा कब, 1919 में आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके पहले 3 आएंगे काउंसिल्स एक्ट। ठीक है, 1861, 1892 और 1901। इसके बाद 1919, 1935 से आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो देखो देखा जाए अगर तो 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, एक 1858 का, एक 1919 का और 1935 का। ठीक है, और 3 क्या है, काउंसिल एक्ट है। ठीक है, और चार्टर एक्ट कितने आए, 4 आए टोटल। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर कैबिनेट मिशन प्लान, इलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम प्रोविंसेस वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग जो प्रोविंसेस से रिप्रेजेंटेटिव्स आने थे उनका जो इलेक्शन हुआ था वो किस बेसिस पे हुआ था, तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, तो 1 रिप्रेजेंटेटिव फॉर 10 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, मतलब 10 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव। इसको आप प्रोपोर्शनल के फॉर्म में दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे कि 10 लाख इज टू 1। ठीक है, 10 लाख इज टू 1। ठीक है, मतलब 10 लाख पे एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज डन बाई, इनका इलेक्शन किसके द्वारा किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का। तो ये था किससे, स्टेट लेजिस्लेटिव्स ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस। ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंसेस के जो स्टेट लेजिस्लेटिव्स थे उनके द्वारा करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन 1927। ठीक है, साइमन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, इनके बनाने का पर्पस क्या था, तो पर्पस क्या था कि टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है, मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में, उसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था 1927 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था उसका फर्स्ट मीटिंग कब हेल्ड करा गया था, कब मतलब हुआ था इसका,
तो ये कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, तो देखो इस जो सर VN राव थे ये क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रखा गया था वो कौन थे? सर VN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वॉज इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, परमानेंट चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का किसको बनाया गया था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे तो वो तो बस टेम्प्रोरी थे ना, उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड। एडॉप्शन कब हुआ था? तो एडॉप्शन कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इवन कि ये प्रीएम्बल में ही मेंशनड है। ठीक है, दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हर वी एडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और इसी 26 नवंबर को मतलब इसी दिन एडॉप्शन हुआ था। तो 2015 से इसी दिन को हम लोग किस डे के रूप में मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, संविधान दिवस के रूप में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द इंटायर ड्यूरेशन फॉर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में कितना वक्त लगा था? तो ये 2 साल 11 महीना 18 दिन, ये तो सबको पता है। ठीक है, 2 years 11 months एंड 18 days। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस करा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो ये कब था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, देखो 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ, 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ। ठीक है, और 13 दिसंबर को क्या किया गया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, अब देखो उस समय इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई गई थी। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई गई थी। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप बताओ कि जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया था? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को क्या दिया गया था? तो इनको कॉमनवेल्थ एंड फॉरेन अफेयर्स दिया गया था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया था? होम एंड IB दिया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को तो इनको फूड एंड एग्रीकल्चर दिया गया था। जॉन मथाई को इंडस्ट्री एंड सिविल सप्लाई, जगजीवन राम को लेबर, सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस, लियाकत अली खान को फाइनेंस और सी राजागोपालचारी को एजुकेशन एंड आर्ट्स। ठीक है, तो देखो ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज एडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन। किस दिन इसको अपना लिया गया था? ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था तो ये कब अपनाया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ये 9 दिसंबर से शुरू होते 13 दिसंबर से इस पे डिस्कशन चला और फाइनली कब अडॉप्ट कर लिया गया इसको? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब देखो हाउ मेनी सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर कंडक्टेड ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बनाने के प्रोसेस में टोटल कितने सेशन लगे थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? जैसे आज देखते हो ना, समर सेशन है, विंटर सेशन है, मानसून सेशन है, फिर बजट सेशन है, वैसे इसमें कितने सेशंस लगे थे? तो कितने सेशंस लगे थे? 11 सेशंस टोटल लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इंडियन फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन। कब अपनाया गया था इसको? तो कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। अब एक चीज़ आप जान लो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था ये हाथ के द्वारा लिखा गया था, हैंड रिटेन था। किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, ये एक फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था कैलियोग्राफी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन वाज द नेशनल एंथम जन गण मन एडॉप्टेड। जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, इसको कब एडॉप्ट करा गया था? बताओ। तो ये 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, फिर व्हेन वाज द अशोकन पिलर एडॉप्टेड द फॉर्म ऑफ नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हेन वाज द अशोकन पिलर एडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ नेशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया। कब एडॉप्ट करा गया था? तो इसको भी करा गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ठीक है, तो देखो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन, ये टेम्पोररी चेयरमैन थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑन 11 दिसंबर 1946। द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय पंडित नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946 वाज एडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड इट स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन 26 जनवरी 1950 ऑनवर्ड्स। तो अभी हम लोग ऊपर जितना देखें ये एक जगह आप देख सकते हो। ठीक है, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सरदार वल्लभ भाई क्या थे? चेयरमैन थे एडवाइजरी कमेटी के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो कमेटी था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ एडहॉक कमेटी ऑफ नेशनल फ्लैग।
एडहॉक कमेटी जो नेशनल फ्लैग के लिए बना था उसके चेयरमैन कौन थे? तो इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अब बताओ, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शनिंग के ऊपर भी एक कमेटी बनाई गई थी, इसके चेयरमैन कौन थे? तो इसके चेयरमैन कौन थे? जीवी मावलंकर थे, ठीक है। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। अब देखो, जो ड्राफ्टिंग कमेटी में जो अदर 6 मेंबर्स थे और ये ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। और कौन कौन थे इसमें मेंबर्स, कौन कौन से थे? तो N. गोपाला स्वामी अयंगर थे, ठीक है। यहाँ याद रखना अयंगर है, ठीक है, एक जगह अय्यर आएगा। डॉक्टर K.M. मुंशी, B.L. मित्तर, ठीक है। और ये B.L. मित्तर N.M. राव जब डेथ कर गए थे तब इनको रिप्लेस करा था B.L. मित्तर ने, ठीक है। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। सैयद M.D. सदुल्लाह एंड डॉक्टर P. खेतान। और ये P. खेतान किसको रिप्लेस किए थे? T.T. कृष्णमाचारी को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B.M. राव अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूटेड? मतलब सिंपली क्या है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था, ये कब कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था, और इसके चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। तो कब हुआ था इसका? तो ये 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड फ्रॉम? ये कहाँ से इलेक्ट हुए थे? तो ही वॉज फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है। कहाँ से थे? बंगाल प्रेसिडेंसी से थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द प्लान टू ट्रांसफर पावर टू इंडियन हैंड्स इंडियन एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया वेयर लेट डाउन अंडर, किनके द्वारा ये लेट डाउन करा गया था, ठीक है। तो ये कौन थे? तो माउंटबेटन प्लान के अंदर। मतलब सिंपली आप समझो कि जो ये ट्रांसफ़र था पावर का, ये गवर्नेंस का जो पावर था ब्रिटिश हैंड्स में, ठीक है, इसको इंडियन हैंड्स में ट्रांसफ़र करना था। तो ये किस प्रोविज़न के अंदर, मतलब कि किस प्रोविज़न के अंदर इसको ट्रांसफ़र करा गया था, ठीक है। तो ये किसके अंदर था? माउंटबेटन प्लान के अंदर था, ठीक है। अब देखो, विच एक्ट अंडर ब्रिटिश फॉर द फर्स्ट टाइम डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंसेस? कौन सा ऐसा मतलब एक्ट था जिसमें ये जो ब्रिटिशर्स के पास जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे पर्टिकुलरली, ठीक है, उसको सेंटर एंड प्रोविंसेस में बांट दिया गया था। तो ये कौन सा एक्ट था? तो ये कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसको बांटा गया था, ठीक है। अब देखो, अगर बात करी जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कमिटीज़ की, तो टोटल 22 कमिटीज़ अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। कुछ मेजर थे, कुछ माइनर थे। तो हम लोग सिर्फ मेजर के और फिर माइनर में इंपॉर्टेंट को देख लेंगे, ठीक है। तो टोटल 8 मेजर कमिटीज़ थे, सॉरी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो इसके चेयरमैन कौन थे? तो तब से हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। यूनियन पावर्स कमेटी, इसके चेयरमैन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मैन ऑफ यूनिटी। और इन्हीं के नाम पे क्या बना है? स्टैचू ऑफ यूनिटी अभी रिसेंटली बना है, ठीक है, देखे होगे आप। स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, इसके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे? तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। स्टेट्स कमेटी के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो देखो, इसमें मेनली आप 3 नाम याद रखो कि देखो, B.R. अम्बेडकर को बस एक ही दिया गया था, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को देखोगे 1 जगह, 2 जगह एंड 3 जगह, ठीक है। तो मतलब ये क्या थे? 3 थे। तो एक यूनियन पावर्स कमेटी इन्हीं के हाथ में था, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इन्हीं के पास था, और स्टेट्स कमेटी किसके पास था? इन्हीं के पास था, ठीक है। फिर आ जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के पास, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद के पास स्टीयरिंग कमेटी था एंड फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी था। फिर आ जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, ठीक है। तो इनके पास कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ था, ठीक है। और क्या था? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी था, ठीक है। देखो, यहाँ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी था जवाहरलाल नेहरू के पास, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी था सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग इसी में देख लेते हैं वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज, ठीक है, कि मतलब वेरियस प्रोविजंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, और इनको लिया कहाँ से गया है, ठीक है, मतलब इनका सोर्सेज क्या है पर्टिकुलरली, ठीक है। तो पहला क्या है कि देखो, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द विच कंट्री? जो ये हमारा प्रीएम्बल है, ठीक है, ये कौन से कंट्री से इंस्पायर्ड है? तो USA से है, सॉरी, देखो, USA कॉन्स्टिट्यूशन से प्रीएम्बल को लिया गया है, ठीक है। प्रीएम्बल को USA कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, लेकिन इसमें जो देखोगे प्रीएम्बल में क्या है, देखते होगे, रिपब्लिक है, ठीक है, रिपब्लिक है। फिर क्या है? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। ये चारों चीज़ आपको दिखता है ना। ये देखो, ये कहाँ से हम लोग इंस्पायरेशन लिए हैं इन चीज़ों का? तो ये लिए हम लोग फ्रांस। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखोगे कि हमारा प्रीएम्बल किससे इंस्पायर्ड है, तो ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर है, क्योंकि इसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है,
एंड इवन की रिपब्लिक, ये सब हम लोग किससे देखे, हम लोग फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से देखे, ठीक है। तो इसको इसमें थोड़ा सा देखो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो जनरली देखो, अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रीएम्बल लिया कहाँ से गया है, ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो डायरेक्टली होगा क्या, यूएसए, ठीक है। लेकिन अगर पूछ रहा है इंस्पायर्ड कहाँ से है, तो फ्रांस से है, ठीक है। अब देखो, कंसेप्ट ऑफ parliamentary privileges enshrined in the constitution of India is based on the constitution of which country। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिए गए हैं, ठीक है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कौन से कंट्री से पर्टिकुलरली, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, हमेशा याद रखना, ब्रिटेन से, ठीक है। अब देखो, अब क्या है नेक्स्ट, कि फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, ठीक है। फंडामेंटल राइट से किस कंट्री से लिया गया है पर्टिकुलरली, तो ये कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था ये पहले प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ को पर्टिकुलरली फॉलो करता था, लेकिन अभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो करता है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो देखो, ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोविजन है ये कहाँ से लिया गया है, कौन से कंट्री से, तो साउथ अफ्रीका से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोविजंस फॉर इमरजेंसी हैव बीन एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। इमरजेंसी का जो प्रोविजन है कहाँ से लिया गया है, तो ये हम लोग वेइमार कह सकते हो, जर्मनी कह लो, ठीक है, ये वेइमार रिपब्लिक उसको बोला जाता है, ठीक है, वेइमार रिपब्लिक, लेकिन आप सिंपली जर्मनी कह सकते हो या फिर वेइमार जर्मनी आप जानते हो, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फंडामेंटल राइट्स इंश्रिंड इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स है पर्टिकुलरली पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ये किस कंट्री से लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, तो कहाँ से आया, यूएसए से आया, ठीक है। इसको बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, द फीचर ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री, मतलब कंकरेंट लिस्ट का कंसेप्ट हम लोगों ने किस कंट्री से लिया है, तो कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। अब देखो इंडिया में आप देखते होगे इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल है, ठीक है, तो इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नेंस इज हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री से लिया गया है ये, तो ये ब्रिटेन्स वेस्टमिनिस्टर मॉडल से, ठीक है, ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। कैबिनेट सिस्टम हम लोग किससे लिए गए हैं, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, किससे लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। हाँ देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ प्रोरोगेटिव रीट्स फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ based on which Supreme Court under Article 32, High Court under Article 226 can issue writ in case of violation of fundamental rights. Writ were first used to describe written command of the king, ठीक है। देखो रीट हम आप जानते होंगे, ठीक है, जैसे मैंडामस, सर्टियोरी, ये कुवो वारंटो, ये सब क्या है, ये सब रिट्स है, ठीक है। तो ये सब कहाँ से लिया गया है, इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 32 ये सुप्रीम कोर्ट को कौन सा आर्टिकल राइट देता है, तो आर्टिकल 32 ये पावर देता है, ठीक है। हाई कोर्ट्स को कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल 226, मतलब आर्टिकल 226 को यूज करके हाई कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है, 32 को यूज करके सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली इसको क्या कहते थे, रिट्स को जाना जाता था रिटन कमांड ऑफ द किंग, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज मेंटेन्ड इन द इंडियन पॉलिटी थ्रू विच पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है। हमारे इंडिया में देखोगे तो जुडिशरी का क्या है, इंडिपेंडेंस है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है अपना काम करने के लिए, किसी का वो नहीं है इस पर, ठीक है। तो ये किस फिलॉसफी पे बेस्ड है, तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, मतलब ये सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द पॉलिटिकल थिंकर हु प्रोपोंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब ये जो हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट लिए हैं, ये कौन सा पॉलिटिकल थिंकर था जिसने ये डॉक्ट्राइन को प्रोपोंड किया था, मतलब स्थापित किया था, सिंपली कह लो, ठीक है। तो ये कौन थे, ये मॉन्टेस्क्यू थे, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू थे, और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए थे, ठीक है, फ्रेंच एंड सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफर थे ये, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो देखो आयरलैंड कह लो या फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या लिए हैं, ठीक है। तो इससे लिए हैं मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी एंड नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है, मतलब डीपीएसपी और राज्यसभा का नॉमिनेशन और प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड, ये तीनों हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ये लिए हैं आयरलैंड से, ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर देखो कहा जाता है ये कि 70% अप्रॉक्स जो हिस्सा है हमारा वो कहाँ से हम लोग लिए हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए हैं, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अप्रॉक्स 70% जो हिस्सा है ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हम लोग क्या क्या लिए हैं, तो देखो ऑफिस ऑफ गवर्नर, फेडरलिज्म, इमरजेंसी, जुडिशियरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब हम लोग कहाँ से लिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए हैं, ठीक है। अब देखो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या क्या लिए हैं, तो देखो जुडिशियरी इंडिपेंडेंस,
फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड प्रीएम्बल। ठीक है, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग प्रीएम्बल लिए हैं ना, हाँ ठीक है। तो देखो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कनाडा। कनाडा से क्या लिए हैं हम लोग, कनाडा से क्या लिए हैं, तो देखो इससे लिए हैं रेसिड्यूरी पावर्स टू सेंटर, फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, मतलब देखो ये आप जानते होंगे स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। ठीक है, उसके अलावे जो पावर बच जाता है वो पावर कहाँ किसके पास जाएगा, तो ये जाएगा सेंटर के पास। तो ये कंसेप्ट हम लोग कहाँ से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं। ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये भी हम लोग कहाँ से कंसेप्ट लिए हैं, कनाडा से ही लिए हैं। ठीक है, ठीक है। यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए हम लोग, तो इसलिए देखो लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम एंड बाइकैमरलिज्म, ये कहाँ से लिए हैं, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक है, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या लिए हैं, यूएसएसआर जो 1990 में क्या हुआ था, ब्रेक कर गया था, उसके बाद रसिया उसका सक्सेसर बना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिए हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं। ठीक है, प्लानिंग लिए हैं, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट तो देखते हो, मतलब जस्टिस के बारे में लिखा हुआ है ना। आपको अगर प्रीएम्बल याद होगा पर्टिकुलरली, तो उसमें लिखा हुआ है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, तो ये जस्टिस का है ना, जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, तो है ना ये। तो देखो पर्टिकुलरली ये जो आइडिया है जस्टिस का, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या लिए हैं, साउथ अफ्रीकन, वीडियो पॉज करके आप बता सकते हो या फिर चलो ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड राज्यसभा इलेक्शन। ठीक है, फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या लिए हैं, तो देखो रिपब्लिक, फिर आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसी यहीं से लिए हैं। ठीक है, तो देख रहे हो ना, ये देखो प्रीएम्बल का मैक्सिमम इंप्रेशन कहाँ से हम लोग लिए हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो यहीं से इंस्पायर्ड है हमारा फ्रेंच ये प्रीएम्बल। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए हैं। ठीक है, तो देखो कॉन्करेंट लिस्ट लिए हैं, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस लिए हैं, ये कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या लिए हैं, या फिर सिंपली जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिए हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स, इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं, वेइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी या फिर सिंपली जर्मनी। ठीक है, फिर जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या लिए हैं, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ हम लोग जापान से लिए हैं। ब्रिटेन से क्या लिए थे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, In Indian polity, executive is made responsible to the legislature based on which political philosophy। ठीक है, हमारे में देखते होंगे कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये फिलॉसफी कहाँ से लिया गया है, तो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस से लिया गया है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो अ मेजर पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिराइव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो तो पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था, कल हम लोग जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन शायद ये आपको बढ़िया से दिखेगा नहीं। ठीक है, तो मैं इसका पीडीएफ कोशिश करूंगा मैं वो टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूं। ठीक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, तो अभी आप स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हो तो ले लो। देखो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, तो देखो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, देखो इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर जो भी था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया था और सोर्सेज था पर्टिकुलरली, इसका हम लोगों ने हर चीज़ देखा, मैक्सिमम चीज़ों को देख लिया। ठीक है, अब इसी बेस्ड पे आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, पर्टिकुलरली जो यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। अब आप सोच के देखो कि ऐसे 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 प्रैक्टिस अगर आप करते चले जाते हो तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको पूरे टॉपिक्स के बारे में बढ़िया सा नॉलेज होगा। ठीक है, और इवन कि क्वेश्चन पे ग्रिप आपका बढ़िया होगा। ठीक है, तो आपका वन लाइनर भी इजीली सॉल्व हो जाएगा और स्टेटमेंट के फॉर्म वाले भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लो यहाँ इंडियन पॉलिटी का हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जैसे पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग ये 2 चैप्टर को कवर कर लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड वेरियस प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।